हाय एवरीवन। आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये नेक्स्ट यूनिट है। ऑलरेडी मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के नोट्स को अपलोड कर दिया है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड कर रही हूँ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजिंग आवर लाइफ इन अ वे so that we can lead a satisfying life in any type of challenges, situations and in any chronic conditions. सो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर सकते हो और आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहोगे। It includes all the skills that help us control various aspects of our lives, such as the choice we make, our emotions, reactions, and our ability to prioritize and control our feelings or thoughts. इट मीन्स आपने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लिया, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो आपकी चॉइस है, आपकी फीलिंग्स हैं, आप उससे हमेशा सेटिस्फाइड रहते हो। तो अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इट मीन्स आप सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हो। सेल्फ मैनेजमेंट को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो इसकी कुछ स्किल्स होती हैं। इसकी कुछ स्किल्स के नाम जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेट गोल्स एंड टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपको ये सारी स्किल्स को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कभी कभी इनके जैसे टाइम मैनेजमेंट के मेथड्स आपसे पूछेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो या अपने गोल्स को कैसे सेट कर सकते हो। 1 मार्क में सेल्फ मोटिवेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहला इसका स्किल है। सेल्फ मैनेजमेंट को जब हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो इसमें ये सबसे पहली स्किल आती है इसकी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस बेसिकली हमारे बॉडी का एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस या हमारे फिजिकल चेंजेस आते हैं हमारे सामने। जैसे कि अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमें अपनी स्टडी को कंप्लीट करने का प्रेशर आएगा। लॉस ऑफ जॉब का भी हमें प्रेशर रहता है। एग्जाम्स जब आते हैं तब भी प्रेशर आता है। अगर हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं या फिर हमें स्टेज पे जाके कुछ बोलना है, पब्लिक परफॉर्मेंस देनी है, तो उस टाइम पे भी हमें स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक गुड स्ट्रेस है, एक बैड स्ट्रेस है। बैड स्ट्रेस और गुड स्ट्रेस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। गुड स्ट्रेस क्या होता है? ये एक्चुअली हमारे माइंड में लिमिटेड टाइम तक रहता है, जो कि हमें मोटिवेट करता है। जैसे कि किसी बच्चे को अवार्ड लेना है तो अवार्ड लेने के लिए वो मोटिवेट होता है कि मुझे अवार्ड लेना और मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो उसके लिए एक तरह का स्ट्रेस है, बट वो स्ट्रेस उसे मोटिवेट कर रहा है क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से उसको अवार्ड मिलेगा या फिर वो फर्स्ट आएगा क्लास में। तो गुड स्ट्रेस जो होता है वो लिमिटेड टाइम तक होता है, बट जो बैड स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? वो ऑन गोइंग रहता है। इट रेफर्स टू द स्ट्रेस दैट इज ऑन गोइंग एंड डज नॉट लोअर डाउन। ये स्ट्रेस कभी भी खत्म नहीं होगा और ये चलता ही जाएगा और टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि किसी को नेगेटिव सोचने की अगर आदत है, किसी भी सिचुएशन में अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर आ जाता है, तो वो या फिर किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, बुली कर दिया, तो उस तरह के स्ट्रेस को हम जब ट्रीट करते हैं अपने माइंड में तो वो बैड स्ट्रेस के अंदर ही कंसीडर होता है। नेक्स्ट लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि हमें स्ट्रेस को मैनेज क्यों करना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में ये आएगा तो कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला ये लिखा है, इट इम्प्रूव्स द मूड एंड द जनरल वेलबींग। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर देते हो तो आपका मूड जो है वो हमेशा ठीक रहेगा और क्या करेंगे, आप हमेशा अच्छा अच्छा फील करेंगे। उसके बाद लिखा है, इट बूस्ट द इम्यून सिस्टम। तो बूस्ट इम्यून सिस्टम मतलब हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर हम स्ट्रेस कम लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन लाइफ इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमारा लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, चेक्स द डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। हमारी लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है, अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे तो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट साइकोलॉजिकल एंड द अदर बिहेवियर डिसऑर्डर। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे अचानक से गुस्सा आ जाना, अब नॉर्मल बिहेव करना। ये इसलिए आता है क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस का इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेस जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो हम अपने साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इट हैव द हेल्दी रिलेशनशिप विद द पीपल अराउंड यू। स्ट्रेस मैनेज हो जाता है तो हम आसपास अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, जिससे हमारा रिलेशनशिप हेल्दी हो जाता है।
नेक्स्ट लिखा है 3 स्टेप्स हमारे पास जो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। सो दीज आर द 3 स्टेप्स टू मैनेज द स्ट्रेस। सबसे पहला स्टेप में क्या लिखा है, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। मीन्स आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको स्ट्रेस, आप उस सिचुएशन में हो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, पहले आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। स्टेप 2 में आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं। स्टेप 3 में आप आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे उस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को जिसकी वजह से आप बेटर फील कर सकते हो। स्टेप 3 के अंदर हम कोई भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती कौन सी है, अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली टेक्निक क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। इट मीन्स आपको फिजिकली अपने आप को थोड़ा फिट रखना है तो आपको सुबह वॉक पे जाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, और आप अपने मदर को या हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करोगे, एरोबिक्स जा सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से कि आप कहीं ना कहीं बिजी रहो, आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, जिससे आपको स्ट्रेस कम होगा। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। आपको जो भी काम मिलता है, चाहे वो आपके स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका खुद का पर्सनल वर्क है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर समय में आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपको पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे, और अगर आपका टाइम पे काम खत्म नहीं हुआ तो आप स्ट्रेस के अंडर आ जाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम हो जाएगा जो पेंडिंग पड़ा हुआ होगा। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने काम की एक लिस्ट बनानी चाहिए, और जो भी लिस्ट में आपका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नंबर 1 पे रखो, और बाकी सब चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंगली सेट करो, जिससे आपके सारे वर्क अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हेल्दी डाइट। हमें हमेशा हेल्दी डाइट खानी चाहिए, बैलेंस फूड खाना चाहिए। हमारे बॉडी पे हमारे फूड का इम्पैक्ट होता है। हमें अपने दिन को एक अच्छे ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करना चाहिए, अपने मील्स को कभी स्किप नहीं करना है, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना है, पानी बहुत सारा पीना है, जिससे हमारा माइंड जो है वो हेल्दी रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, इससे स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी से ये इम्पैक्ट है, ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा स्ट्रेस से दूर रहना है। ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें जो हमें स्ट्रेस देती है, हमें उनके आसपास भी नहीं जाना है, अपने आप को उन लोगों के आसपास रखना है जो आपको पॉजिटिव फील करवाते हैं। जिसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर स्कोरिंग लेस इन टेस्ट, ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट लुक एट वे टू इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम। अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं तो उसको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस टेस्ट में कम आया मार्क्स, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करके हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ना कि हम नेगेटिविटी अपने आसपास रखें और स्ट्रेस्ड हो जाएं। नेक्स्ट इज टेकिंग ब्रेक्स। टेकिंग ब्रेक का मतलब है कि अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुके हो, आपको लगता है कि ये मुझे काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है, तो आप अपने आप को ब्रेक दो, छोटे छोटे ब्रेक दो, जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए और फिर आपकी बॉडी फिर से रिचार्ज हो जाए नेक्स्ट काम करने के लिए। नेक्स्ट लिखा है, स्मॉल ब्रेक्स के अंदर क्या क्या आ सकता है। वो चीज़ें भी आप कर सकते हो जो आपको रिलैक्स करती हैं, जैसे कि किसी को रीडिंग करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, या फिर किसी को किसी और के साथ बातें करना अच्छा लगता है। तो आप किसी भी तरह से अपने आप को रिलैक्स करने की एक्टिविटी को चूज करो और अपने रूटीन से ब्रेक लो। नेक्स्ट लिखा है, आपको गुड स्लीप लेनी है। गुड स्लीप का मतलब है कि जब भी आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो या अपने ब्रेन को वापस से रिचार्ज करना चाहते हो, तो उसके लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोने के लिए आपको टाइम अपना सेट करना पड़ेगा। आप टाइम पे सो, गुड स्लीप लो, इससे जब आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे तो आप काफ़ी रिफ्रेश फील करोगे, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। इरेगुलर पैटर्न्स ऑफ स्लीपिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है हर पर्सन, तो इसीलिए आपको अपनी स्लीप पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट लिखा है, हॉलीडेज विद द फैमिली एंड फ्रेंड। हमें छोटी ब्रेक्स लेने के साथ साथ अपनी रूटीन से थोड़ा सा, अपने रेगुलर रूटीन से थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक देने के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने फैमिली के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर हमें हॉलीडेज पे भी उनके साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है, दिस विल वर्क एज अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर डी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। ये एक मेडिसिन की तरह काम करेगा, जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, टेकिंग द नेचर वॉक। टेकिंग द नेचर वॉक का मतलब है कि आपको अपने आप को काम करने के लिए जो है वॉक पे जाना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके अंदर रिलैक्स म्यूजिक होता है, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, सोल को रिलैक्स करता है। उन ऐप्स को अपने फ़ोन में डालकर आप वहाँ से म्यूजिक सुन सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक ऐप का नाम लिखा है जिसका नाम है काम, जिससे आप ऐसा रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करने वाला म्यूजिक सुन के अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो एक बहुत ओल्ड टेक्निक है, जिससे हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, और उस पर जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड मेथड। नेक्स्ट लिखा है योगा।
योगा से क्या होगा, हमारी बॉडी में हम जो स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, जिससे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होती है, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है। योगा के बहुत सारे आसन हैं जिनको हम अपने बॉडी के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो इसमें कुछ आसन को यहाँ पे दिखाया है। ये सारे आसन के नाम आप लर्न कर सकते हैं और इनके जो जो पॉस्चर्स हैं उनको भी आप ध्यान में रखें। दोनों नेम्स लर्न करें, जैसे कि यहाँ पे सुखासना का नाम लिखा है विद द इंग्लिश नेम इजी पोज, ये दोनों आप लर्न कर लो, ठीक है। मे बी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है कि हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम अपना काम इंडिपेंडेंटली करें। तो इम्पोर्टेंस इन्होंने पूछी है। तो ability to work independently means that you believe in doing the job by yourself with the minimum support and the supervision from others। अगर हम कोई भी काम खुद से करते हैं ना, तो हम किसी से डिपेंडेंसी नहीं रखते और हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहते। हमें ऐसा जरूरत नहीं होती है कि हमें किसी का सपोर्ट चाहिए तभी हम काम कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंटली काम करने से आपके अंदर सेल्फ बिलीव इंक्रीज होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम खुद से करो। नेक्स्ट लिखा है यू हैव ability to manage your own work, own time, prioritize and resources to get the work completed. This will help you in boosting self-aware, self-motivation and self-regulation. Build good problem-solving skills. Build the ability to make the decisions and act on your own. Plan and set your short-term and long-term goal. Next, face the challenges in your work without any supervision. To always act consistently or sensibly. Take the initiative rather than ask what to do. Acknowledge your mistakes without blaming others and by keeping your knowledge up to date. तो हम अगर अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, जो भी हमारे आसपास नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या जो भी नया इन्वेंशन हो रहा है, हमें अपने आप को अप टू डेट रखना है। अपनी मिस्टेक्स का ब्लेम किसी और पे नहीं लगाना है। ये सब चीजें हमारे अंदर तभी आएगी जब हम अपने काम को खुद करना शुरू करेंगे। जब खुद से काम करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे, अपने गोल्स खुद बनाएंगे, किसी की भी सुपरविजन की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे से जो मिस्टेक होगी हम उसका ब्लेम किसी और पे भी नहीं देंगे और हमारे अंदर नॉलेज भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस। ये हमें ये सारे काम करने में हेल्प करेगी। अगर हम अपने अंदर सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस लाना चाहते हैं तो हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्किल आ चुकी है सेल्फ मैनेजमेंट की, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि जब मुझे अपने बारे में पता है, जब मुझे अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने कैरेक्टर्स के बारे में, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपने इमोशंस, हर एक चीज़ के बारे में पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, कौन सी चीज़ मेरे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस होने से हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। जो हमारी वीकनेस होती है हम उसको अपने स्ट्रेंथ बनाने में उसके ऊपर काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके और टैलेंटेड इंसान बन सके। नोइंग योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो तो आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस आप खुद से पूछ के उसके आंसर्स ले सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु एम आई, जिसमें आपके खुद के बिलीव्स क्या हैं, आप खुद का बैकग्राउंड क्या है, आपके ओपिनियंस कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपकी वैल्यूज क्या है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से लेते हो तो इट मीन्स आप अपने आप को जान चुके हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब है कि जब भी आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ होगी वो एक्चुअली आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ इज अ पॉजिटिव ट्रेट दैट एनहांसेस योर नॉलेज, स्किल, टैलेंट एंड ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन व्हाट यू डू। जो भी काम हम करते हैं अगर वो मेरी स्ट्रेंथ है तो उससे उस काम को करने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। दे आर द ट्रेट्स एंड द एबिलिटी दैट यू यूनिकली आइडेंटिफाई यू। ऐसी चीजें वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो इट मीन्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे आगे आती है, ठीक है। इट हेल्प्स यू बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज एंड यूज देम एफिशिएंटली टू अचीव योर गोल्स। आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अगर काम करोगे तो ये आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड आई प्ले गिटार वेरी वेल। तो ये क्या हो जाएंगी? ये स्ट्रेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज वीकनेस। वीकनेसेस जो होती है वो नेगेटिव ट्रेट होती है। ये आपके अंदर अनहैप्पीनेस लेकर आती है और आपको अपनी सक्सेस से दूर रखती है। आपके अंदर पेन, ट्रॉमा और नेगेटिव इमोशंस को इंक्रीज करने के लिए आपकी वीकनेस जो है
वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इंक्रीज करती है आपकी बॉडी में, आपके मन में, ठीक है। आपकी वीकनेस, जैसे कि आप बोलते हो कि आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मुझे इंग्लिश बोलना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो ये मेरी वीकनेस है। आई डू नॉट लाइक टू लूज इन एनी गेम और स्पोर्ट्स, किसी किसी को हारना पसंद नहीं होता, अगर वो हार जाते हैं तभी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा फील करते हैं। तो ये वीकनेस होती है, हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए ताकि हम इनको दूर करके अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकें। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन, ये थर्ड स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है? सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट डिराइव यू टू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेशन से आप मतलब आपका खुद का मन जब आपको बताता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, वो आपको पुश करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको किसी और की जरूरत भी पड़ सकती है मोटिवेशन के लिए, या आपको कुछ इंटरनल मोटिवेशन भी आ सकती है। तो इसीलिए इन्होंने मोटिवेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक है इंटरनल मोटिवेशन। लिखा है मोटिवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी पर्सन की जरूरत है, आपको या तो किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी किसी ने बुरा बोला है, या मुझे पनिशमेंट से डर लग रहा है, या आपको लग रहा है कि ये मुझे क्रिटिसाइज करेगा इससे पहले कि मैं अपने आप को अच्छा कर लूं, नहीं तो लोग मेरी बुराई करेंगे। तो आपको बुराई से डर लगता है, आपको पनिशमेंट से डर लगता है, इन चीजों से डर के आप क्या करते हो, आप अपने काम को कंप्लीट कर लेते हो। दिस इज द एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? इसमें आपको किसी और एक्सटर्नल पनिशमेंट या उस चीज का डर नहीं रहेगा, या कोई पर्सन आपको मोटिवेट नहीं करेगा, बट आपका इंटरनल सोल जो है वो आपको मोटिवेट करती है, और उससे ही आप जो है आपको हेल्प मिलती है अपना काम करने की। अब इसके अंदर कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स बताए इन्होंने। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल मोटिवेशन। कौन कौन से हैं? लव, जॉय, बिलोंगिंग्स एंड फियर। इट मीन्स आपको इंटरनल मोटिवेशन के अंदर अगर किसी चीज को करने से अच्छा लग रहा है, किसी चीज को करने से बहुत मजे आ रहे हैं, तो आप खुद से ही उस काम को करने में इंटरेस्ट लोगे। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, आप उनको कैसे पहचानोगे? अगेन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपसे पूछेंगे कि क्वालिटीज लिखो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की। उसके लिए आपको कम से कम 4 क्वालिटीज लिखनी है। अगर आप काफी ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, 2-3 लाइंस लिख रहे हो, तो फिर आप 3 भी लिख सकते हो। वैसे आपको 4 क्वालिटीज लिखनी चाहिए। तो क्वालिटीज वो हैं जो किसी भी इंसान में अगर होंगी और हम उसे देख के ही पहचान जाएंगे कि ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है। If you look around yourself, you will find many self-motivated people in your family, school, neighborhood, society, and country. There are some traits or the qualities which self-motivated people have. तो ये कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? सबसे पहले है बिलीव। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो होते हैं उनको अपने पे विश्वास होता है, और उनको पता होता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी। किसी के कहने पे वो परेशान नहीं होते, ट्रिगर नहीं होते, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर काम करते हैं। उसमें ये क्या होता है, वो लिख रहे हैं कि दे आर अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रिगर्स अलोंग विद व्हाट दे वांट एंड व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। उनको पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज का उन्हें पता रहता है। नेक्स्ट इज ग्राउंडेड एंड फोकस्ड। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं वो कभी भी अपना फोकस को लूज नहीं करते। उनको पता होता है कि उन्हें अपना काम करने के लिए फोकस्ड रहना है, और वो ग्राउंडेड रहते हैं, उनके अंदर ईगो नहीं होती, वो किसी काम को करने और या करने के लिए एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, एरोगेंस नहीं होता उनके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास है कीन लर्नर। सेल्फ मोटिवेटेड लोगों को कुछ ना कुछ लर्न करने का शौक रहता है, वो हमेशा रेडी रहते हैं कि उनको कुछ ना नया सीखना है, कुछ नया सीख के नया गोल अचीव करना है। नेक्स्ट है हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पस। उनके गोल्स बहुत हाई होते हैं नॉर्मल लोगों से, उनको हमेशा टॉप पे रहने का इच्छा रहती है कि हमें टॉप पे पहुंचना है, और गोल हाई बनाते हैं, शॉर्ट गोल्स बना बना के हाई अपने गोल को अचीव करते हैं। आर विलिंग टू टेक रिस्क। वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, इसीलिए वो रिस्क भी ले सकते हैं। उनको पता होता है कि वो जो काम कर रहे हैं तो वो कर ही लेंगे, उसे अचीव कर ही लेंगे, तो इसीलिए वो रिस्क भी लेते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए, और उससे उनको सक्सेस भी मिलती है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट फुली इन लाइफ। किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो उनके कॉलेज में हो, स्कूल में हो, घर में कोई फंक्शन हो, हर तरह की जगह पे किसी भी तरह का काम करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। आर एनर्जेटिक। जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं वो एनर्जेटिक रहते हैं, वो उनके अंदर एनर्जी हाई रहती है,
और कभी वो थकते नहीं है, मेंटली भी वो हेल्दी रहते हैं. दे आर विलिंग टू जंप इन एंड टेक थिंग्स ऑन एंड हैव द मेंटल एनर्जी नेसेसरी टू गेट इट डन. हमेशा एनर्जी हाई रहेगी तो आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा. तो अगर आपको एनर्जेटिक रहना है तो आपको मेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा. नेक्स्ट इज आर हम्बल. ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दे आर नॉट अफ्रेड टू एडमिट दैट दे डोंट नो इट. दे आर ईगर टू कीप ग्रोइंग. जैसे कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो उन्हें इस चीज़ को बोलने में शर्म नहीं आती है कि भाई ये मुझे नहीं आता. वो साफ कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं आता और वो मैं सीखना चाहता हूँ. और हमेशा नीचे वो हमेशा रेडी रहते हैं कि नई नई चीज़ उन्हें सीखनी है. नेक्स्ट लिखा है पोजेसेस एन एटीट्यूड ऑफ सक्सेस. उनके अंदर हमेशा एटीट्यूड रहता है कि उन्हें सक्सेस मिलेगी मिलेगी. दे एक्ट एज if it were impossible for them to fail, as if their success was a done deal. उन्हें ये लगता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, मैं फेल हो जाऊंगा या मैं डर जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है या ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे थॉट्स नहीं आते उनके माइंड में. नेक्स्ट लिखा है स्टार फॉर द हेल्थ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स. तो जो पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड रहता है ना, वो अपने आप को फिजिकली भी फिट रखता है, इमोशनली भी फिट रखता है, स्पिरिचुअली भी फिट रखता है, सोशली भी अपने आप को एक्टिव रखता है, इंटेलेक्चुअल रहता है वो इंसान. तो हर एस्पेक्ट से वो अपने आप को हेल्दी रखता है. नेक्स्ट स्किल है सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन के अंदर सेल्फ रेगुलेशन के अंदर क्या लिखा है? सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू कीप योर इमोशंस एंड योर बिहेवियर इन चेक एंड थिंक बिफोर पुटिंग इट इनटू एक्शन. सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हो और अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखते हो. कोई भी काम करने से पहले सोचते हो कि क्या करना है, मुझे अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखना है, अनकंट्रोल बिहेवियर नहीं रखना. बहुत सारे लोगों के सामने एकदम वायलेंट हो जाना, अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रखना, ये सब गलत चीजें हैं. सेल्फ रेगुलेशन अगर आपके अंदर होगी तो आप बहुत सारे लोगों के सामने गुस्सा नहीं करोगे, अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे. सेल्फ रेगुलेशन जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करती है, तो इसमें लिखा है सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स यू. किन किन चीज़ों में सेल्फ रेगुलेशन आपको हेल्प करेगा? सबसे पहले अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, आपके इमोशंस और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, आपके थॉट्स एंड इमोशंस को बैलेंस आउट करने में, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अंडरस्टैंड करने में, पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने में. आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे हर सिचुएशन के अंदर, आप हमेशा रहेंगे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे. अगर आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन है तो आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर आ सकते हैं. नेक्स्ट इज गोल्स एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स. गोल्स होता क्या है और आपको स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करने हैं? गोल्स क्या होता है? गोल्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको कुछ भी अचीव करने में हेल्प करेंगे. और गोल सेटिंग क्या होती है? गोल सेटिंग वो प्लानिंग होती है जो आपको आपके गोल के पास लेकर जाती है. सो गोल सेटिंग से आप क्या कर सकते हैं? अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो भी स्मार्टली, और स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ पहुंचेंगे. ये कैसे हो सकता है? ये एक टेक्निक है स्मार्ट, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, और उसकी हेल्प से आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं. स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मार्ट में हमारे पास एक एक लेटर का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है. एस का मतलब है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब है बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हेन एंड हाउ डू यू वांट टू अचीव द गोल. इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या. ठीक है. नेक्स्ट इज एम, मेजरेबल. गोल शुड बी फाइनाइट. इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए गोल. इसमें लिखा है गोल शुड नॉट बी इनफाइनाइट, गोल शुड बी मेजरेबल. इसका मतलब कि मुझे, अगर कोई बोलेगा कि मुझे अमीर होना है, अमीर इज इनफाइनाइट. कितना अमीर होना है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 10 लाख कमाने हैं, मुझे 5 लाख कमाने हैं, मुझे 1 करोड़ कमाना है. इट मीन्स इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट. तो आपके गोल्स को मेजरेबल आपको बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज अचीवेबल. ऐसा गोल बनाना है जिसको आप अचीव कर सको. बिग गोल शुड बी डिवाइड इनटू द स्मॉल एंड इजीली अचीवेबल गोल. आपको ऐसे गोल्स बनाने हैं जो आप अचीव कर पाओ. ऐसे गोल्स नहीं बनाने की जिसको अचीव करना ही इम्पॉसिबल है. छोटे छोटे गोल्स बना के बड़े गोल की तरफ जाना है. रियलिस्टिक गोल्स ऐसे बनाओ जो कि रियलिस्टिक हो. रियलिस्टिक का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप बोलोगे कि आई विल स्टडी द होल सिलेबस इन 1 डे, ऐसा इम्पॉसिबल है. ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि एक दिन में अपने स्टडी मटेरियल को कंप्लीट कर ले. आपको ऐसा बनाना चाहिए कि आई विल स्टडी 3 आवर्स डेली टू कवर द सिलेबस. कि मुझे रोज 3 घंटे पढ़ना है, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी. ऐसे गोल्स बनाओ. जो अचीव नहीं कर पाओ, जो अनरियलिस्टिक हो, जो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, वैसे वाले गोल्स नहीं बनाने. नेक्स्ट इज टाइम बाउंड. हमें हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ेगा.
Achievement of the goal should be time bound. For example, I will complete my chapter in 2 days and I will complete the chapter. अब I will complete the chapter ये वाला गोल नहीं बनाना, I will complete the chapter in 2 days. 2 days साथ में स्पेसिफाई करना है उसको, साथ में टाइम पीरियड देंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. तो ये है हमारा स्मार्ट एक मेथड जिससे आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ चीजें अपने माइंड में रख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप उसे सेट कर सकते हो. एंड द लास्ट स्किल इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट एक तरह की प्लानिंग रहती है जो आपको अपने गोल को अचीव करने में या अपने काम को कंप्लीट करने में या फिर आप खुद को सेल्फ रेगुलेशन करने में आपकी हेल्प करेगी. Time management refers to the planning out of available time and controlling the amount of time to be spent on the special task to work more efficiently. आप किसी भी काम को अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो उसको टाइम के अकॉर्डिंगली करो. अगर आपका टाइम निकल जाएगा तो आप फिर से ओवरबर्डन हो जाओगे और फिर स्ट्रेस में आ जाओगे. सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि अगर आप अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट लेकर आते हो तो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, आपकी लाइफ पे क्या अच्छे इंपैक्ट आएंगे. सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आपके काम का डिलीवरी बेटर हो जाएगा, डिलीवर्स बेटर वर्क क्वालिटी. आप अच्छे मतलब गलतियों से फ्री काम करेंगे. अगर आपने कम समय में बहुत सारा काम किया तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी मिस्टेक्स क्रिएट करोगे, और अगर समय पे कर दोगे काम को कंप्लीट तो मिस्टेक्स कम हो जाएंगी. नेक्स्ट लिखा है टाइमली डिलीवर. आपका काम समय पे खत्म हो जाएगा. ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी. आपके काम करने का जो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने काम को कंप्लीट भी कर रहे हैं समय पे, पर उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. ठीक है, वो एफिशिएंसी होती है. इट रिड्यूस द स्ट्रेस. अगर काम समय पे खत्म होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेस अपने आप रिलीज हो जाएगा. स्टेप्स क्या हैं जिससे टाइम मैनेजमेंट आप लेकर आ सकते हो अपने अंदर. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ स्टाइल ऑफ वर्क वेयर allocate time for the different subtasks and get things done as the prioritize and importance and keep a track of it. इट मीन्स आपको अगर अपने आप को बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट के अंदर लेकर आना है तो उसके लिए आपको हर काम को समय से सेट करना पड़ेगा, और जो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे रखना पड़ेगा. और इसी तरह से आप अपनी एक कंप्लीट लिस्ट बनाओगे, और जैसे जैसे आपके काम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लिस्ट भी कंप्लीट होती जाएगी और आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेप्स. कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट लेकर आ सकते हो. ये 4 स्टेप हैं. पहला है ऑर्गेनाइज, सेकंड इज प्रायोरिटाइज, थर्ड इज कंट्रोल एंड फोर्थ इज ट्रैक. तो पहला है ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या लिखा है, इन्होंने बोला है कि आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि आपने कौन सा काम कब करना है. आपने अपने बहुत बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एग्जाम है, एआई का ही पेपर है, आपने 10th एआई का ही पेपर देना है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है. तो उसके लिए आपको अपने काम को कंप्लीट टास्क को एक प्लानर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि पहले आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन करना चाहते हैं या पाइथन करना चाहते हैं. तो 3 सेक्शन में आपने अपने काम को कंप्लीट कर लिया. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. आपने वो पहले कौन सा करना है. किसी बच्चे को सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक पहले करना है तो वो अपने लिस्ट में उसे पहले लिखेगा. तो आपने यहाँ पे प्लानिंग करनी है. ठीक है, आपको पहले ये सोचना है कि मेरे पास जो भी एआई का पेपर मैं दे रहा हूँ उसके सिलेबस को मैं अपने टुकड़ों में कैसे काटूं. तो मेरे तीन पीसेस हो चुके हैं. सबसे पहला पीस है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, दूसरा इज सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, तीसरा इज पाइथन. तो दीज आर द 3 टास्क. तो आपने मेन सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन. प्रायोरिटाइज का मतलब है कि अब आपने वो जो 3 पार्ट किए थे ना उसमें से आप सबसे पहले किसको करना चाहते हो, अब उसको सेट रखोगे. अब जैसे मैं सबसे पहले पाइथन करना चाहती हूँ तो मैंने अपनी लिस्ट में पाइथन को सबसे पहले रख दिया. उसके बाद मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करना चाहती हूँ, सेकंड पार्ट में सेकंड लिस्ट के सेकंड में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रखा, थर्ड में मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन रखा. तो ये ऐसे मैंने अपने काम को प्रायोरिटाइज कर दिया. तो प्रायोरिटाइज से क्या होगा, मैं अपने काम को उसी के अकॉर्डिंगली करूंगी. तो यही इसमें मैंने लिखा है, इन दिस स्टेप यू नीड टू लुक at this list prepared in the step 1 and then determine what tasks are the most urgent and the important and make those on the top priority for the day. Leave the less important tasks for the project that have not yet become urgent for the later. When you have more time available to focus on those less crucial projects.
इट मीन्स अगर आपके पास समय अभी है काफ़ी ज़्यादा, तब जिनकी प्रायोरिटी कम है उनको आप ध्यान में दे सकते हो, अदरवाइज जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है आप उनको सबसे पहले करो। नेक्स्ट लिखा है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है दिस स्टेप इज अबाउट कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग हाउ द टास्क आर कैरिड आउट एज पर द प्लान एंड प्रायोरिटी. This is crucial step where you need to control that the task is carried out as per the schedule without wasting the time and resources. This step also ensures that the workforce get breaks in time and the unforeseen things are taken care of without overburdening and the workforce. इट मीन्स आपने जो शेड्यूल बनाया था ना, जिस तरह से लिस्ट बनाई थी, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपका काम उसी के टाइम से खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कहीं टाइम से पीछे तो नहीं चल रहे हो, आपने कहीं ज्यादा लंबी ब्रेक तो नहीं ले ली, आप किसी और काम में बिजी तो नहीं हो चुके हो। तो ये कंट्रोल आपको यहाँ पे देखना है कि जो जो स्टेप हमने जिस जिस टाइम के अकॉर्डिंगली सेट किए थे वो समय पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। द लास्ट वन इज ट्रैक द टाइम. For efficiency, enhanced productivity, it is important to monitor and track how the time is spent, and this the final step is about tracking the time. Tracking the use of the time is crucial for any project. For tracking time, you may use the various tools such as the time tracking tool. A time tracking tool automatically record all the hours spent on a task. In addition, it will make it easy to focus on just one project at a time without any distraction. वो कह रहे हैं कि अब आपने जो टाइम सेट किया था, टाइम के अकॉर्डिंगली आपने ये चेक करना है कि सारे काम समय पे हो गए या नहीं हो गए हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी एक्सटर्नल ऐप की हेल्प लेना, तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपके काम के ऊपर ट्रैकर रखेंगे और आपको टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे। तो इस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हो। और ये था हमारा चैप्टर, जो मैं 3rd नोट्स डालूंगी अपने चैनल पे, and the name of this chapter is self management skill. next हम करेंगे green skills, जो कि मेरे next वीडियो में आएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं इसके क्वेश्चंस के लिए भी अलग वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच।